राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बहुत दिन में आज हमारी क्लास हो रही है क्योंकि चुनाव में मेरी ड्यूटी चल रही थी, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। लेकिन अब मैं फ्री हूँ और अब हमारी डेली क्लास होगी। हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली थी पूरी, अब हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। 2 क्लासों में हमारा ये पूरा दिल्ली सल्तनत और मुगल काल क्लियर हो जाएगा और उसके बाद 2 क्लासों में हम एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कर देंगे। मतलब 4 क्लासों में हमारी पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। मैंने अब सोचा है कि सुबह को मैं हिस्ट्री की क्लास डालूं और शाम को मैं साइंस की क्लास डालूं, जिसमें बायोलॉजी से हम शुरू करेंगे और 7 बजे आज शाम को वो क्लास आएगी। शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत से। तो जो सबसे पहले हमारे इंडिया पे आक्रमण किया, जो मुस्लिम आक्रमणकारी था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में इसने भारत पे आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारी। पूछा जाता है पेपरों में बहुत। पता है, जब हम किसी बुक से पढ़ते हैं ना, तो हम केवल कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करते हैं, गुलाम वंश से। हम ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ते और आजकल एग्जामों में यही पोर्शन ज्यादा आ रहा है। तो पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया। और कौन सी जगह आक्रमण किया? सिंध। सिंध जो पहले भारत का हिस्सा होता था, अब पाकिस्तान में है। पहले पूरा भारत अफगानिस्तान तक था, तो सिंध पर आक्रमण किया था, जो पहले भारत का हिस्सा था, अब पाकिस्तान में है। और सिंध में जो शासक था वो था कौन? राजा दाहिर। राजा दाहिर को पराजित कर दिया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। कहां आक्रमण किया था? सिंध पे आक्रमण किया और वहां एक शासक था राजा दाहिर, उसे पराजित कर दिया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। और ये क्वेश्चन बहुत आपने पेपर सेटों में देखा भी होगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में किसे पराजित किया था? तो राजा दाहिर को। ठीक, अब आगे। मोहम्मद बिन कासिम ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने गैर मुस्लिमों पर पहली बार जजिया कर लगाया। गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक। गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर क्या होता था? एक धार्मिक टैक्स होता था, जो किसने लगाया सबसे पहले? मोहम्मद बिन कासिम ने। 712 ईस्वी में इसने भारत पे आक्रमण किया, सिंध पे आक्रमण किया और वहां के राजा थे राजा दाहिर, उन्हें पराजित कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था और ये आपको हमेशा याद रखना है और डायरेक्ट पेपर सेटों में आपने वो देखा भी होगा। दाहिर के बाद भारत पर जो दूसरा आक्रमण किया वो किया कौन? किसने? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। पूरी आज की क्लास में हम पूरी दिल्ली सल्तनत खत्म कर देंगे। इतने दिन क्लास नहीं आई यार, उसके लिए ड्यूटी भी जरूरी है। लेकिन अब 4 दिन में हम पूरी हिस्ट्री खत्म कर देंगे और बाकी डेली आपकी साइंस की क्लास होगी, जिससे बायोलॉजी से हम शुरू करेंगे। एक दिन में अब आपकी 2 जीएस की क्लास आया करेंगी, ठीक है? महमूद गजनवी 1000 से 1025 ईस्वी तक। डेट आप याद मत रखो, आप केवल थ्योरी याद रखो, जो मैं थ्योरी बता रहा हूं, ठीक? अब महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। आ जाता है पेपरों में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार टोटल आक्रमण किया? 17 बार। सबसे पहला आक्रमण कौन सी जगह पे था इसका? पहला आक्रमण जो भारत में इसने सबसे पहले किया वो कौन सी जगह पे किया? मुल्तान। मुल्तान। मुल्तान पर। मुल्तान भी अब पाकिस्तान के एरिया में है। तो सबसे पहला आक्रमण जो महमूद गजनवी का भारत में था वो मुल्तान पर था और मोहम्मद बिन कासिम का कहां था? सिंध पर था। राजा दाहिर को उसने हराया था, ठीक? मुल्तान पर इसने आक्रमण किया 1025 ईस्वी में। इसने गुजरात में एक मंदिर था सोमनाथ मंदिर, उसे नष्ट कर दिया।
गुजरात के सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। किसने? महमूद गजनवी ने। कहां है सोमनाथ मंदिर? गुजरात में। बहुत पूछा जाता है पेपरों में कि सोमनाथ मंदिर कहां है? गुजरात में। जिसे किसने ध्वस्त किया था? महमूद गजनवी ने। ठीक है। अब महमूद गजनवी ने भारत में 2 लड़ाइयां लड़ी और महमूद गजनवी का जो आक्रमण था वो केवल लूटपाट करने के लिए भारत आया था। बसने का इसका कोई भारत में इरादा नहीं था। महमूद गजनवी का ये केवल लूटपाट करने के लिए आया था इंडिया में, बसने का इसका कोई इरादा नहीं था। ठीक। इसने 2 लड़ाइयां लड़ी। एक बेहिंद का प्रथम युद्ध, बेहिंद का प्रथम युद्ध कब? 1002 ईस्वी में ये हुआ, बेहिंद का प्रथम युद्ध। और इसमें इसने किससे हराया? इसमें हराया किसे? जयपाल। जयपाल को हरा दिया। बेहिंद के प्रथम युद्ध में महमूद गजनवी ने जयपाल को हरा दिया। ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, पेपर सेटों में शायद आपके आते भी हो। दूसरा जो युद्ध हुआ, बेहिंद का द्वितीय युद्ध, बेहिंद का द्वितीय युद्ध, ये हुआ 1008 ईस्वी में। और इसमें किसे हरा दिया? जयपाल का बेटा था आनंदपाल। आनंदपाल को हरा दिया। किसने? महमूद गजनवी ने। पहले जयपाल को हराया और फिर उसके बेटे आनंदपाल को हराया। किसने? महमूद गजनवी ने। 17 बार आक्रमण किया था भारत पे। पहला आक्रमण इसका मुल्तान पे था। 1025 ईस्वी में इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। बेहिंद का प्रथम युद्ध 1002 में इसने लड़ा, जयपाल को हराया। बेहिंद का द्वितीय युद्ध इसने 1008 में लड़ा और किसे हराया? उसके बेटे आनंदपाल को हरा दिया। ठीक। अब आगे, इसके दरबार में कुछ लोग रहते थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी किताबें बहुत पूछी जाती हैं। महमूद गजनवी के दरबार में एक विद्वान रहता था जिसका नाम था कौन? अलबरूनी। अलबरूनी। और अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी, कौन सी? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी, कौन सी? किताब उल हिंद। किसने लिखी थी? अलबरूनी ने। बहुत आती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये 3-4 लेखक हैं जिनकी किताबें बहुत आती हैं और तीनों चारों मोहम्मद गजनवी के टाइम पे ये थे। दूसरा है कौन? फिरदौसी। फिरदौसी। फिरदौसी ये एक विद्वान था। इसने जो किताब लिखी वो लिखी थी शाहनामा। शाहनामा बहुत पेपर सेटों में आई हुई होगी तुम्हारी। तीसरा जो विद्वान था वो था कौन? वैहाकी। वैहाकी। इसने जो किताब लिखी तारीख सुबुतगीन। तारीख ए सुबुतगीन। तारीख सुबुतगीन किसे ने लिखी थी? बैहाकी ने। और चौथा जो विद्वान इसके टाइम पे था वो था उत्वी। उत्वी। इसने किताब लिखी थी तारीख यामिनी। तारीख ए यामिनी। जो भी किताब, जो भी विभाग, जो भी कुछ बना, मैं पूरा आपको यहां बता दूंगा। आपको कहीं से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज दिल्ली सल्तनत आप 4-5 दिन में पढ़ते होंगे बुक से, वो दिल्ली सल्तनत आज केवल 1 घंटे में आप पढ़ लेंगे पूरा, और कुछ छूटेगा नहीं। महमूद गजनवी के टाइम पे 4 विद्वान, अलबरूनी जो कि बहुत फेमस विद्वान था, इसने एक किताब लिखी, कौन सी? किताब उल हिंद। फिरदौसी कौन सी किताब लिखी? शाहनामा। बैहाकी कौन सी किताब लिखी? तारीख सुबुतगीन। उत्वी कौन सी किताब लिखी? तारीख यामिनी। 2 किताबें आपको और याद रखनी है, कौन सी? हुमायूं नामा। आगे भी हम इन्हें पढ़ेंगे। हुमायूं नामा ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूं नामा। और अकबरनामा। अकबरनामा ये किसने लिखी थी? अबुल फजल। अबुल फजल। ये 6 किताबें हैं जो आपको हर जगह देखने को मिलेंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है।
तो ये था हमारा महमूद गजनवी में जितना हमें पढ़ना था। अब इसके बाद गजनवी के बाद जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आया वो था कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी कब से कब तक? 1191 से 1206। 1191 से 1206। मोहम्मद गौरी जो भारत में आया था, मोहम्मद गौरी बसने के उद्देश्य से भारत में आया था। मोहम्मद गौरी ने जो भारत में आक्रमण किया वो भारत में बसने के उद्देश्य से इसने आक्रमण किया था। भारत में बसने के उद्देश्य से इसने आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने। और 2 लड़ाइयां हुई। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। इसमें क्या हुआ? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, उस टाइम दिल्ली पे शासक थे कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इन्होंने क्या किया? गौरी को हरा दिया। गौरी को हरा दिया किसने? पृथ्वीराज चौहान, जो कि दिल्ली के शासक थे उस टाइम पे। उन्होंने गौरी को हरा दिया तराइन के प्रथम युद्ध में। फिर एक बार दोबारा युद्ध हुआ अगले साल, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। इसमें क्या हुआ? तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। पृथ्वीराज को हरा दिया। ठीक, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया और भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित इसने यहां कर दिया। ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान जो थे, इनके दादा थे अजयराज। सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, पेपर में जो इसने भी उस टाइम सीपीओ दिया हो शायद ना हो पाया हो। अजयराज, इन्होंने बसाया था अजमेर। और जो राजा जिस शहर को बसाता था वो उसे अपनी राजधानी बना लेता था। तो यही पूछा गया था पेपर में कि अजमेर को पहली बार राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो वो थे अजयराज। और ये सीपीओ का 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जून में अब सीपीओ का आपका फिर एग्जाम है। जो भी सीपीओ, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी वनडे एग्जाम आप दे रहे हैं, आप इन क्लासों को पूरा देख लो। उसके बाद आप सेट लगाना और फिर आप देखना, प्रीवियस ईयर के ही सेट लगाना, फिर देखना कि कितने क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं। ठीक है। अजमेर किसने बसाया था? अजयराज ने। तो पहली बार राजधानी किसने बनाया था अजमेर को? अजयराज ने। और यही पेपर में आया था क्वेश्चन। ठीक है। मोहम्मद गौरी 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जीत के दिल्ली पे इसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1200 मोहम्मद गौरी के 2 सेनापति थे, बख्तियार खिलजी और दूसरा था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसके 2 सेनापति थे। बख्तियार खिलजी जो था, इसने भारत में 2 विश्वविद्यालय थे, नालंदा और विक्रमशिला, दोनों को नष्ट कर दिया था। नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। 2 विश्वविद्यालय थे भारत में उस टाइम पे बहुत फेमस, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। दोनों को किसने नष्ट कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था। और 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु कर दी खोकर वंश के रामलाल जाट ने। मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में एक वंश स्थापित किया, गुलाम वंश 1206 से लेके और 1290 तक। कौन सा वंश सबसे पहले स्थापित हुआ दिल्ली सल्तनत पे? यहां से हमारी पूरी दिल्ली सल्तनत की कहानी अब शुरू होगी। दिल्ली सल्तनत पे जो सबसे पहला वंश स्थापित हुआ वो हुआ गुलाम वंश 1206 से 1290।
किसने स्थापित किया था गुलाम वंश? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि कौन था? गौरी का सेनापति। भाई गौरी मर गया तो सेनापति जो होता है वही शासक बनता है फिर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था कौन सा वंश? गुलाम वंश। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक शासन किया? 1206 से 1210। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश में बहुत शासक हुए, जिनके बारे में हम अलग अलग यहाँ देखेंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो काम किए 1206 से 1210 के बीच में, वो क्या क्या काम थे वो हम देख लेते हैं। इसने राजधानी कहाँ बनाई अपनी? इसने राजधानी बनाई अपनी कहाँ? लाहौर में। पूछ लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की एक जो उपाधि थी वो कौन सी थी? कुरान खां। बहुत आता है पेपर सेटों में, कुरान खां किसकी उपाधि थी? कुरान खां या लाख बख्श? लाख बख्श। कुरान खां या लाख बख्श किसकी उपाधि थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पेपर सेटों में बहुत आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहली मस्जिद बनवाई। पहली मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम किसने बनवाई? कुब्बतुल इस्लाम। भारत की पहली मस्जिद थी ये कुब्बतुल इस्लाम, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी दिल्ली में, कुब्बत उल इस्लाम। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में क्या बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया था? अजमेर में। और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। पोलो एक खेल होता था, पोलो, जिसमें 4 लोग खेलते थे। पोलो एक खेल है जिसमें कितने लोग खेलते हैं? 4। पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी के टाइम पे शुरू हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने कराया था कुतुब मीनार को? इल्तुतमिश ने। फिर इसकी एक बार दीवार टूट गई थी, ऊपर वाली मंजिल, तो वो किसने बनवाई थी? फिरोजशाह तुगलक ने। तीनों के बारे में हम देखेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अब 1210 तक हमने देख लिया। अब इसके बाद जब ये मर गया तो शासक बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से लेके 1236। कौन बना शासक? इल्तुतमिश। 1210 से 1236। इसे बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक स्थापक। वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर कोई था तो वो था कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, राजधानी इसने अपनी कहां कर दी? दिल्ली में इसने राजधानी कर दी इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए। तांबे का सिक्का चलाया जिसको बोला गया जीतल, और चांदी का सिक्का चलाया जिसे बोला गया टका। तांबे का जो सिक्का चलाया इसने उसे बोला गया जीतल, और चांदी का जो इसने सिक्का चलाया उसे बोला गया क्या? टका। ठीक है, अब इसने गठन किया एक दल का जिसका नाम था तुर्क ए चहलगामी। तुर्क ए चहलगामी क्या था ये? 40 लोगों का समूह। लोगों का समूह। इसने एक 40 लोगों का समूह बनाया जिसका नाम रखा तुर्क ए चहलगामी या तुर्क ए चालीसा। क्यों? राजा को सपोर्ट करने के लिए, हर मामले में सलाह देने के लिए। एक तरीके का ये मंत्रिमंडल था 40 लोगों का जो राजा को हर मामले पे सलाह देते थे। तो किसने चलाया था तुर्क ए चहलगामी या तुर्क ए चालीसा? इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने एक व्यवस्था शुरू करी, इक्ता व्यवस्था। बहुत आता है पेपरों में कि इक्ता व्यवस्था किसने शुरू करी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो इक्ता व्यवस्था किसने शुरू करी थी? इल्तुतमिश ने। किससे संबंधित थी?
भूमि से संबंधित। इसमें क्या होता था कि जो सैनिक होते थे, सैनिक उन्हें, जैसे सैनिक है, सैनिक को एक भूमि का एक हिस्सा दे दिया जाता था कि ये 5 बीघे जमीन है, इस पे से आप टैक्स वसूलो और टैक्स में से आप अपनी सैलरी भी लो और बाकी टैक्स हमारे यहाँ जमा कर दो। तो ये थी एक व्यवस्था जो सैनिकों के लिए चलाई गई थी कि भूमि से वो टैक्स ले और उसी में से वो अपनी सैलरी भी ले, ठीक है, बाकी टैक्स को वो जमा कर दे राजा के पास। तो ये थी एक व्यवस्था, ठीक है। अब बाकी मैंने बताया था इसने मेन काम क्या किया, इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। किसने पूरा कराया कुतुब मीनार का निर्माण? इल्तुतमिश ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था, तो वो था हमारा इल्तुतमिश, ठीक है। ये हमें इल्तुतमिश के बारे में देखना था। 1210 से लेकर 1236 तक हमारा इल्तुतमिश था। अब इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश पे जो शासक आई वो अगली कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से लेके 1240 तक। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों? दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली प्रथम और अंतिम महिला शासक थी कौन? रजिया सुल्तान। दिल्ली पर प्रथम और अंतिम महिला शासक, प्रथम और अंतिम महिला शासक दिल्ली पर कोई थी तो वो थी कौन? रजिया सुल्तान। 1236 से 1240। और ये पेपरों में बहुत आता है कि दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली पहली महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान ही थी, पहली भी और अंतिम भी, ठीक है। ये हो गया रजिया सुल्तान के बारे में। इतना ही पेपरों में डायरेक्ट आता है। 1236 से 1240 तक ये रही थी। अब रजिया सुल्तान के बाद जो बना वो बना बलबन। 1246 से लेके 1266 तक रहा था बलबन, ठीक है। 1246 से लेके 1266 से लेके और 1286 तक रहा था कौन? बलबन। 1240 से 1266 तक बहुत छोटे छोटे शासक आए लेकिन वो शासन नहीं चला पाए। फिर बलबन जो था वो नसरुद्दीन महमूद का सेनापति था और नसरुद्दीन महमूद को इसने फिर हटा दिया और बलबन ने 1266 में अपना शासन स्थापित कर दिया गुलाम वंश पे, ठीक है। बलबन इंपॉर्टेंट है। बलबन जैसे ही शासक बना इसने जो सबसे पहला काम किया वो लाया है राजत्व के नए सिद्धांत। राजत्व के नए सिद्धांत डायरेक्ट पेपर में आता है कि राजत्व के नए सिद्धांत किसने चलाए थे, तो वो चलाए थे बलबन ने। क्या थे ये? सजदा और पावोस। सजदा और पावोस। राजा के लिए सजदा करना था और पावोस करना था राजा के लिए, ठीक है। दूसरा, किसको हटा के बलबन बना था? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद को हटाकर गुलाम वंश का शासक बना। पेपर में बहुत पूछा जाता है कि बलबन ने किसे हटाकर सत्ता हथियाई थी, तो बलबन ने नसरुद्दीन महमूद को हटाकर सत्ता हथियाई थी, ठीक है। बलबन ने एक चीज शुरू करी, जो तुर्क चालीसा था वो खत्म कर दिया। तुर्क चालीसा खत्म कर दिया। तुर्क चालीसा खत्म कर दिया किसने? बलबन ने। तुर्क चालीसा बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। खत्म किसने कर दिया? बलबन ने। बलबन ने एक नवरोज त्योहार मनाना शुरू किया भारत में। नवरोज। नवरोज त्योहार भारत में मनाना किसने शुरू किया? कौन से धर्म का त्योहार है? पारसी धर्म का।
पारसी धर्म का त्योहार है नवरोज। इसको भारत में मनाना किसने शुरू किया था? बलबन ने। ठीक है, तुर्क के चालीसा खत्म कर दिया। बलबन ने एक नीति चलाई, लौह एवं रक्त नीति। लौह एवं रक्त नीति, वनडे एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है ये कि लौह एवं रक्त की नीति किस शासक ने चलाई थी? तो ये चलाई थी बलबन ने। ठीक है, अब बलबन के बारे में हम आगे थोड़ा सा और देखेंगे। लौह एवं रक्त की नीति चलाई बलबन ने। बलबन ने विभाग स्थापित किया, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज कैसा विभाग था ये? सैन्य विभाग था, सैन्य। बहुत पूछा जाता है। दीवान ए अमीर कोही कैसा विभाग था? कृषि विभाग था। दीवान ए अर्ज कैसा विभाग था? सैन्य विभाग था। दीवान ए मुस्तखराज, पेपर सेट आप लगा रहे होंगे, बहुत पूछे जाते हैं, कैसा विभाग था? कर वसूलने का विभाग था, दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए अर्ज कैसा विभाग था? सैन्य विभाग था, दीवान ए अर्ज। बलबन के टाइम पे एक आदमी और था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, इसको किसकी उपाधि मिली हुई थी? तोता ए हिंद। तोता ए हिंद। और इसने, अमीर खुसरो ने 7 शासकों का शासन देखा था। 7 राजाओं का शासन किसने देखा था? दिल्ली सल्तनत के 7 राजाओं का शासन देखा था किसने? अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी है जो कि बहुत फेमस है, तारीख ए अलाई। तारीख ए अलाई किसके ऊपर है? तारीख ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और बहुत पूछी जाती है कि तारीख ए अलाई किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। तारीख ए अलाई कौन से शासक के ऊपर है? अलाउद्दीन खिलजी के। और ये किसी पेपर में मेरे में आया भी था, तारीख ए अलाई। आरओ के एग्जाम में यहां से आपकी बुकें आई हैं जो मैं ये बता रहा हूं। आगे बताऊं कौन कौन सी बुक आई थी। ये आरओ के एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन यहां से बना था बुकों को लेके। क्वेश्चन यहां से बनना ही बनना है दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, तो ये आपका बलबन तक हमारा हुआ। बलबन के बाद 1290 में एक वंश हमारे यहाँ आया, खिलजी वंश। 1290 से लेके 1320 तक। 1290 से लेके 1320 तक एक वंश आया जिसका नाम था खिलजी वंश। किसने स्थापना करी? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी, और हम लगा देते हैं वहां क्या? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बहुत गलत हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, इसने ही खिलजी वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी को मार के शासक बना कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देखेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि एक लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने एक किताब लिखी है पद्मावत। पद्मावत ये इनकी किताब है, और इसमें किसका वर्णन है? चित्तौड़ के राजा थे रतन सिंह, उनकी जो वाइफ थी पद्मावती, उनका वर्णन है इस पद्मावत में। ठीक है, किससे रिलेटेड है किताब? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से ये रिलेटेड है, और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, ये भी आपको पता होगा। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि पद्मावती किसने लिखी है? किताब लिखी है इन्होंने पद्मावती। किसने लिखी है ये पद्मावती किताब? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत फेमस किताब है पद्मावत। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। और बहुत आती है पेपर सेटों में, ये बहुत आ रही होगी। इसमें जो जिसने ये मूवी देखी होगी उसे पूरा इसका सीन पता होगा। ठीक है,
अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने एक उपाधि धारण करी थी, कौन सी? सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की उपाधि इसकी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि किस शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करी थी, तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। भारत का नेपोलियन कौन था, ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो दूसरा नाम था बहुत पूछा जाता है। दूसरा नाम था इसका क्या? अली गुरसप। अली गुरसप, अली गुरसप या अली गुरसप, किसका नाम था ये अली गुरसप? अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा नाम था अली गुरसप। अलाउद्दीन का एक सेनापति था मलिक काफूर। सेनापति था इसका एक कौन? मलिक काफूर। इसको बोलते थे हजार दीनारी। हजार दीनारी। इस मलिक काफूर के संग मिलके अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त करी थी। दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त की। जब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, प्राचीन इतिहास, तब मैं आपको बताऊंगा कि चोल वंश जो कि बहुत शक्तिशाली वंश था, उस चोल वंश को भी हरा दिया था इस मलिक काफूर ने। बहुत ज्यादा अच्छा योद्धा था ये, मतलब लड़ाई में कुशल था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसके साथ मिलकर अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त की वो था अलाउद्दीन खिलजी। पेपर में क्वेश्चन आए कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त की, तो वो था हमारा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण, सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अगर किसी के टाइम पे हुए तो वो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। ये मंगोल जो थे ये चीन के थे और ये भारत पर अपना आक्रमण स्थापित करना चाहते थे मंगोल, ठीक है। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके टाइम पे हुए? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विभाग चलाया दीवान ए मुस्त खराज। दीवान ए मुस्त खराज, दीवान ए मुस्त खराज, ये विभाग चलाया अलाउद्दीन खिलजी ने। कैसा विभाग था ये? कर वसूलने के लिए। कर वसूलने के लिए इसने एक विभाग चलाया जिसका नाम था कौन क्या? दीवान ए मुस्त खराज। इसका काम था कि टैक्स वसूलना। इसने एक बाजार पर नियंत्रण करने के लिए एक विभाग चलाया। बाजार नियंत्रण के लिए, बाजार पर नियंत्रण करने के लिए इसने एक विभाग चलाया, उसका नाम था दीवान ए रिसालत। दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, ये इसने एक विभाग चलाया था दीवान ए रियासत, जो क्या था? बाजार पर नियंत्रण करने के लिए विभाग था। बहुत आता है दीवान ए रियासत पेपरों में, दीवान ए रियासत पेपरों में बहुत आता है। बाजार पर नियंत्रण करने के लिए एक विभाग चलाया था इसने दीवान ए रियासत। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने बंजारों का यूज किया था। किसमें? बंजारों का व्यापार के लिए उपयोग किया था इसने। व्यापार के लिए उपयोग, बंजारों को व्यापार के लिए उपयोग में लाने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी मारा गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जब 1316 में मर गया तो इसका बेटा था मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी, ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश का अंतिम शासक 1316 से 1320 तक रहा कौन? मुबारक खिलजी। और बहुत पूछा जाता है खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में हौज खास बनवाया था। पेपर में अगर पूछा जाए तो लगा देना कि हौज खास का निर्माण किसने कराया था दिल्ली में? अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज खास का निर्माण किसने कराया था दिल्ली में? हौज खास एक जगह है, हौज खास, हौज खास और सीरी फोर्ट,
सीरी फोर्ट, ये दोनों किसने बनवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे हौज खास और सीरी फोर्ट। ठीक है। अब खिलजी वंश हमारा खत्म हुआ। खिलजी वंश के बाद जो दिल्ली पे शासन किया वो किया तुगलक वंश ने। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक, 1320 से 1414 तक सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। सबसे लंबा कार्यकाल दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का था? तुगलक वंश का। ठीक है। जो पहला शासक था तुगलक वंश का वो था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से लेके और 1300 25 तक, 1320 से लेकर 1325 तक कौन रहा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जो सबसे मेन चीज हम देखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक का जो दूसरा नाम था वो था गाजी मलिक। गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम क्या था? गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक ने एक शहर बसाया था तुगलकाबाद, दिल्ली में है तुगलकाबाद। शहर बसाया था इसने एक तुगलकाबाद। बहुत पूछा जाता है कि तुगलकाबाद किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन के टाइम पे एक विद्वान थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ये मुस्लिम धर्मगुरु थे उस टाइम, गयासुद्दीन के टाइम पे, और इनके रिश्ते गयासुद्दीन तुगलक से बहुत खराब थे। तो गयासुद्दीन तुगलक एक बार पंजाब से आ रहा था दिल्ली, तो इसने कहा कि तुम दिल्ली से निकल जाना। तो इन्होंने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली दूरस्थ है। तो गयासुद्दीन रास्ते में ही मर गया था। इसलिए निजामुद्दीन औलिया ये बहुत फेमस थे। और इनकी दरगाह कहाँ है? दिल्ली में पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। और बजरंगी भाईजान की शूटिंग भी इस पे हुई थी। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। गयासुद्दीन तुगलक जो था, तुगलक वंश के जो शासक थे, गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में नहरों का निर्माण शुरू कराया। भारत में नहरों का निर्माण शुरू कराया। और पेपर में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा शासक था जिसने भारत में पहली बार नहरों का निर्माण शुरू कराया था? तो वो था कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने ही भारत में सबसे पहली बार नहरों का निर्माण शुरू कराया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। सबसे ज्यादा नहरें किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। नहरें बनाने का काम किसने शुरू किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन सबसे ज्यादा नहरें किसने बनाई थी? वो बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। अब आपके पेपर में यहां से पूछा हुआ एक क्वेश्चन जो इसी बार यूपी पुलिस में आया, बहुत कम लोगों से वो क्वेश्चन शायद हुआ हो, उसमें पूछा था कि आज से करीब 400 साल पहले एक जगह थी कुल्ल, वहां कुल्ल में जो नहरें हैं, ऐसे लिख रहा था वहां, कुल्ल में एक नहर प्रणाली बहुत फेमस हुई थी, कुल्ल की नहर प्रणाली आज से 400 साल पहले। बताओ वो कुल्ल कौन से राज्य में स्थित है? अगर हम अपने दिमाग से सोचते तो हम सोचते कि भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण, भाई 400 साल पहले की वो बात कर रहा है, 1414 तक ये रहे ही थे, तो 400 साल पहले उसने अप्रोक्सीमेट माना है। तो हो सकता है कि वो तुगलक वंश के टाइम की बात हो। और तुगलक वंश के टाइम की बात थी तो वहां उत्तर भारत का केवल एक ही राज्य था, जो था केवल हिमाचल प्रदेश। जिसने अगर थोड़ा भी कोई दिमाग लगाता तो वो इसका आंसर तुरंत दे देता, और ये यूपी पुलिस में आपके पूछा भी था। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे दिए जाते हैं, अगर हमें नहीं भी पता है तो हम थोड़ा सा दिमाग लगा के वो आंसर दे सकते हैं। वहां उत्तर भारत का केवल एक ही राज्य ऑप्शन में था। ठीक है। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351।
1325 से 1351 तक कौन रहा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को दूसरा नाम क्या था इसका? जोना खान। जोना खान। मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम जोना खान था। इसे बोलते हैं मूर्ख बादशाह या सिक्कों का राजकुमार। सिक्कों का राजकुमार, मूर्ख बादशाह या सिक्कों का राजकुमार। क्यों बोलते हैं मूर्ख बादशाह? मूर्ख बादशाह इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने कुछ काम थोड़े अटपटे किए थे। इसने राजधानी का स्थानांतरण किया था। राजधानी का स्थानांतरण जो कि सफल नहीं हुआ, बीच में ही कैंसिल करना पड़ा। इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी, वहां लोग नहीं पहुंच पाए, तो ये राजधानी का स्थानांतरण इसका बेकार रहा। सिक्कों का राजकुमार इसे बोलते हैं। इसने क्या किया? सांकेतिक मुद्रा शुरू की। सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसने क्या किया कि चांदी और सोने के सिक्कों की जगह पे किसके सिक्के चला दिए? चमड़े के सिक्के। चमड़े के सिक्के जो कि बहुत ज्यादा नकली बनने लग गए, और फिर उनके बदले इसने सोने के सिक्के लोगों को दिए और चमड़े वाले सिक्के अपने पास लिए, जिससे कि ये जो चमड़ों का प्रचलन हो रहा था नकली, वो खत्म हो जाए। इसलिए इसे सिक्कों का राजकुमार भी कहते हैं। सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? बहुत पेपर में क्वेश्चन आता है कि सांकेतिक मुद्रा कौन से दिल्ली के शासक ने चलाई थी, तो वो चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। इसने एक विभाग स्थापित किया, दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही, ये एक विभाग इसने चलाया था, दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही कैसा विभाग था? कृषि विभाग था। कृषि विभाग बहुत आता है पेपरों में, बहुत ज्यादा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एनडीए वगैरह में भी आ रखा है कि दीवान ए अमीर कोही कैसा विभाग था? कृषि विभाग था दीवान ए अमीर कोही। ठीक है। अब आगे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे एक विदेशी यात्री भारत आया जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत आया। कहाँ का था ये? मोरक्को देश का था। मोरक्को, मोरक्को का विदेशी यात्री भारत आया। मोरक्को का था ये इब्न बतूता, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भारत आया था, और इसे जो पद मिला ये बनाया गया दिल्ली का काजी। दिल्ली का काजी, काजी का मतलब न्यायाधीश। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसे? इब्न बतूता को। ठीक है। इब्न बतूता ने एक किताब लिखी है रेहला, ये इसकी किताब है इब्न बतूता की। अब दिल्ली पुलिस के पेपर में यही क्वेश्चन आया कि जो रेहला है वो किस भाषा में है? तो रेहला की जो भाषा है वो है अरबी, अरबी भाषा। ये क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, आजकल ये क्वेश्चन आ रहे हैं, और जब ये पेपर में आते हैं तो हम कहते हैं कि जीएस बहुत टफ आई थी। यार यहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं। जब तक हम यहां नहीं पहुंचेंगे ना तब तक जीएस कभी सही होगी ही नहीं। और वही 50 में से दिल्ली पुलिस में 35 प्लस बहुत ही कोई ज्यादा बढ़िया पढ़ने वाला ही कर पाया होगा। और मैंने जब पढ़ाया था 50 में से जो भी लोग पेपर देने गए, 2 महीने मैंने पढ़ाया था, और सबका स्कोर किसी का 33, किसी का 32, किसी का 30, किसी का 28, मतलब ये स्कोर था केवल 2 महीने के पढ़ाने में। ठीक है। चलो, अरबी भाषा में ये किताब थी, और इस किताब में इसने भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन किया था। डाक व्यवस्था का, ये सीडीएस का और एनडीए का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डाक व्यवस्था का वर्णन था कौन सी किताब में? इस किताब में, रेहला में। किसी का भाई अगर एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहा है तो वो जीएस के लिए इन क्लासों को देख सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे उसके लिए। ठीक है। रेहला अरबी भाषा में थी, डाक व्यवस्था का इसका वर्णन था, और इब्न बतूता ने ये लिखी थी, जो कि मोरक्को का था, और मोहम्मद बिन तुगलक टाइम पे वो भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपने यहाँ क्या बनाया? होली का त्योहार। होली का त्योहार
बहुत पूछा जाता है कि कौन से शासक ने होली का त्योहार मनाया था दिल्ली सल्तनत के, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब इसके आगे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे 1336 में दक्षिण भारत में एक अलग राज्य बन गया जिसका नाम था कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे दो लोग थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, इन्होंने 1336 में एक अलग विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी कर्नाटक के क्षेत्र में। और इस विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी बनी थी वो थी हम्पी, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। इसकी राजधानी थी हम्पी। और कौन सी नदी के किनारे है ये हम्पी? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत आ रहा है पेपर सेटों में आजकल कि तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है? हम्पी, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। किसने बसाया था? हरिहर और बुक्का ने। 1347 ईस्वी में एक अलग राज्य बना, अलग साम्राज्य स्थापित हो गया इसी के टाइम पे, बहमनी साम्राज्य। और इसकी स्थापना करी हसन गंगू, हसन गंगू या बहमन शाह ने, बहमन शाह ने। और इसकी राजधानी थी क्या? बीदर। बीदर इसकी राजधानी थी, गुलबर्ग या बीदर। गुलबर्ग और बीदर दो इसकी राजधानियां बनी, गुलबर्ग और बीदर, बहमनी साम्राज्य की। और 1347 में ये साम्राज्य बनाया किसने? हसन गंगू और बहमन शाह ने। किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे दो अलग साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थापित हो गए थे। बहुत आते हैं पेपरों में दोनों। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम बाद हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ठीक, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1386। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने जो सबसे पहला काम किया वो यही किया, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया। सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दूसरा काम, कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार कराया। कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार कराया किसने? ऐसे ही आएगा पेपर में कि कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार मतलब टूटने के बाद उसे फिर किसने बनवाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे सबसे ज्यादा दास रखने वाला शासक, सबसे ज्यादा दास अगर किसी के दरबार में थे तो वो थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई पर एक टैक्स लगाया जिसका नाम था सिंचाई कर, जो था वो था हक के सर्व। सिंचाई कर इसने एक लगाया, हक के सर्व। भाई नहरें बनवा रहा है तो पैसा भी तो लेगा, तो हक के सर्व नाम का इसने एक टैक्स लगाया जिस जो सिंचाई कर था। हक के सर्व बहुत आता है पेपरों में कि हक के सर्व क्या था, तो ये एक सिंचाई कर था। ठीक है, इसने गुलामों के लिए एक विभाग, सबसे ज्यादा गुलाम किसके टाइम पे थे? दास या गुलाम कर लो यहाँ, सबसे ज्यादा गुलाम थे इसके टाइम पे। और गुलामों के लिए एक विभाग था जिसका नाम था दीवान ए बंदागान। दीवान ए बंदागान, दीवान ए बंदागान, ये गुलामों के लिए एक विभाग था, दीवान ए बंदागान। दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात ये दान दक्षिणा के लिए विभाग था, दान दक्षिणा के लिए। दीवान ए खैरात दान दक्षिणा के लिए एक विभाग था। दीवान ए सफा, दीवान ए सफा ये अस्पताल था जिसमें फ्री इलाज होता था, अस्पताल।
दीवान सफा, ये खैराती अस्पताल था जिसमें फ्री इलाज होता था लोगों का, दीवान सफा। और ये एनडीए का पूछा हुआ है, दीवान सफा क्या था? अस्पताल था जिसमें लोगों का फ्री इलाज होता था। अब बेरोजगारों के लिए इसने बेरोजगार कार्यालय बनवाए, बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय बनवाया। किसने? किसने बनवाया रोजगार, बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 2 शहर बसाए, कौन कौन सा? जौनपुर और हिसार। जौनपुर इसने अपने बाप की याद में बसाया था, जौना खान उसका नाम था, इसलिए इसने जौनपुर बसाया। जौनपुर और हिसार किसने बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर को कहा जाता था उत्तर भारत का सिराज। उत्तर भारत का सिराज मतलब ज्ञान का केंद्र था जौनपुर। आगे चल के यही जौनपुर उत्तर भारत का सिराज कहलाया, मतलब ज्ञान का केंद्र कहलाया। स्थापना में अगर नाम देखा जाए तो आता है मलिक सरवर, कि जौनपुर की स्थापना किसने करी थी? मलिक सरवर एक था, उसने स्थापना करी थी जौनपुर की फिरोज शाह तुगलक के ही टाइम पे। तो ये उत्तर भारत का सिराज कहलाया, मतलब ज्ञान का केंद्र कहलाया आगे जाके। और ये आरओ के पेपर में इसी बार आया भी था। ठीक है, हिसार भी किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, अब इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने एक किताब लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी इसने, खुद ने लिखी थी इसने अपनी आत्मकथा, जिसको बोलते हैं फतुहत ए फिरोज शाही। फतुहत ए फिरोज शाही किसने लिखी थी? ये फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी, फतुहत ए फिरोज शाही। एक किताब लिखी जियाउद्दीन वर्नी ने। जियाउद्दीन वर्नी इसी के टाइम पे एक लेखक थे, इन्होंने किताब लिखी तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, दोनों में अंतर है और दोनों ही आरओ के पेपर में इस बार मैचिंग के लिए आई थी। दोनों ही मैचिंग के लिए आई थी, ऑप्शन में दोनों ही थी। फतुहत फिरोज शाही लिखी है फिरोज शाह तुगलक ने, और जियाउद्दीन वर्नी ने लिखी है तारीख है फिरोज शाही। आरओ के पेपर में मैचिंग के लिए ये किताबें आई हैं इसी बार। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दिल्ली सल्तनत बहुत ज्यादा। अब फिरोज शाह तुगलक 1386 तक रहा। 1386 के बाद नसरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली का शासक बना। नसरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली का शासक बना। और नसरुद्दीन महमूद तुगलक को किसने हरा दिया? तैमूर लंग ने। तेरह सौ 98 में पराजित कर दिया। 1398 में भारत पर आक्रमण किया किसने? तैमूर लंग ने, और उसने नसरुद्दीन महमूद तुगलक को पराजित कर दिया। पेपर में डायरेक्ट आता है कि तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था, डेट पूछी जाती है दिल्ली पुलिस वगैरह में। तो 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और नसरुद्दीन महमूद तुगलक को उसने हरा दिया, और तुगलक वंश यहाँ खत्म हो गया। अब जो वंश आया अगला, वो आया सैयद वंश। 1414 से 1451 तक कौन सा वंश रहा? सैयद वंश। संस्थापक खिज्र खां। तैमूर लंग तुगलक वंश को खत्म करके वापस चला गया, और उसके बाद इसका जो सेनापति था खिज्र खां, उसने भारत में सैयद वंश की स्थापना कर दी। 1414 से 1451 तक हमारे यहाँ वंश चला, सैयद वंश। ठीक है, अब सैयद के बाद हम पढ़ेंगे लोधी वंश। बस इतना ही पढ़ना है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। खिज्र का बहुत आता है पेपरों में। 1451 से 1526। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। संस्थापक कौन था? बहलोल
लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी, लेकिन हम लगा देते हैं सिकंदर लोधी, जो कि गलत है। संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद जो बना वो था सिकंदर लोधी। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सिकंदर लोधी 1489 से 1517, ठीक है। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। आगरा किसने बसाया था, सिकंदर लोधी ने। मैं बता रहा था कि जो बसाता था वो राजधानी बनाता था। 1506 में आगरा को राजधानी बना लिया। आगरा को राजधानी बना लिया किसने, सिकंदर लोधी ने, ठीक है। 1506 के बाद सिख धर्म की स्थापना इसी के टाइम पीरियड में हुई थी। सिख धर्म की स्थापना जब हुई तब भारत दिल्ली पे किसका शासन था, सिकंदर लोधी का। सिख धर्म की स्थापना इसी के समय हुई, ठीक है। ये गुलरुखी के नाम से, गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, कविताएं लिखता था। बहुत पूछा जाता है कि गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखता था। गुलरुखी, गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखता था, सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी के समकालीन थे कौन, कबीरदास। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन थे। यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कबीरदास किसके समकालीन थे, सिकंदर लोधी। हो सकता है यूपी पुलिस में भी आ जाए। और कबीरदास की जो रचनाएं हैं उनको क्या बोलते हैं, बीजक। बीजक ये इनकी रचनाएं हैं। इसने भूमि नापने के लिए एक पैमाना चलाया था, गजे सिकंदरी। भूमि नापने के लिए, भूमि मापने के लिए एक पैमाना चलाया था इसने, क्या नाम था उसका, गजे सिकंदरी। ये चीजें हमें सिकंदर लोधी में याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद सिकंदर लोधी के बाद जो शासक बना वो बना इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना की, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। पूछा जाता है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसे 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना कर दी। यहां हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। अब जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य हमने देखे उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट पेपर में वहां से क्वेश्चन बन गए हैं। 1336 ईस्वी में एक साम्राज्य बना, विजयनगर साम्राज्य। दिल्ली का शासक उस टाइम कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ये मैंने बता ही दिया आपको। विजयनगर साम्राज्य बना, किसने स्थापना करी, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने। इस विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी, हम्पी में इसकी राजधानी थी, जो कि कहां है, कर्नाटक में। कौन सी नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी। बहुत पूछा जाता है, ठीक। अब इस विजयनगर साम्राज्य पे 3-4 वंशों ने शासक किया। अलग अलग वंश शासक करते थे ना, जैसे वहां गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, ऐसे यहाँ पे वंश हुए, जिसमें एक वंश बहुत फेमस हुआ, तुलुप वंश। तुलुप वंश, तुलुप वंश बहुत फेमस वंश था विजयनगर साम्राज्य का। और इस तुलुप वंश में एक शासक हुआ कृष्णदेव राय। 1509 से लेके 1529 तक,
ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? 1526 में बाबर आया था, बाबर के समकालीन थे कौन? कृष्णदेव राय। पूछा जाता है क्योंकि बाबर बहुत फेमस शासक था, पूरा मुगल वंश उसने स्थापित किया था। तो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय, क्योंकि ये 1509 से 1529 तक रहे और बाबर 1526 में भारत आ गया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने किताब लिखी है, किताब अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद क्या विषय है इसका? राजनीति पे लिखी गई है ये, राजनीति, राजनीति विषय है इसका अमुक्त माल्यद। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका विषय है क्या? राजनीति। कृष्णदेव राय का दूसरा नाम, जो इनकी उपाधियां थी, इन्हें बोलते थे क्या? आंध्र भोज। आंध्र भोज या आंध्र पितामह। आंध्र पितामह, आंध्र भोज या आंध्र पितामह इनकी उपाधि थी किसकी? कृष्णदेव राय की। ठीक है। कृष्णदेव राय जो थे, इनके दरबार में अष्टदिग्गज वास करते थे। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज किसके दरबार में वास करते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में वास करते थे अष्टदिग्गज। और ये बहुत आता है पेपरों में, बहुत आपने देखा भी होगा। कृष्णदेव राय जो थे, इन्होंने एक शासक पराजित किया था, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह को हराया। किसने हराया था? कृष्णदेव राय ने किसे हराया था? कुली कुतुब शाह को हराया था। और इसी कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 मीनार बनवाई थी। हैदराबाद की 4 मीनार बनवाई थी। 4 मीनार किसने बनवाई थी? कुली कुतुब शाह ने, जो कि हैदराबाद में है और बहुत फेमस है। किसने हराया था इसे? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज वास करते थे। ठीक है, ठीक। अब आगे, कृष्णदेव राय के बारे में इतना देख लिया। तुलुक वंश में जो शासक होते थे, जो सैनिक होते थे, सेना नायक, इनको बोला जाता था अमरनायक। जो सेनापति होते थे इन्हें बोला जाता था अमरनायक। और इन्हें एक भूमि दी जाती थी वेतन के बदले, जिसको बोलते थे अमरम। बहुत पूछा जाता है कि सैनिकों के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे क्या बोला जाता था? अमरम। इनके टाइम पे मंदिर बने, विजय विट्ठल मंदिर।